नमस्कार साथियों, ये हमारा एक स्प्लिट एसी का मैकेनिकल भाग है, जिसको मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा कि गर्मी के सीज़न में या नॉर्मली कंप्रेसर ओवरहीट होकर बंद क्यों होता है, या कंप्रेसर धीरे धीरे हाई प्रेशर में कैसे जाता है, या हमारा जो कूलिंग होता है वो धीरे धीरे कम क्यों हो जाता है जब हीट एंड कूल का स्प्लिट एसी हो। तो ये आउटडोर का एक तरफ से पीएनजी में आप देख सकते हैं, एक तरफ से देखा जाए तो पूरी बॉडी नहीं है। तो मैं इसमें समझाने का प्रयास करूंगा कि कंप्रेसर बार बार गर्म क्यों होता है। कम कंप्रेसर बार बार गर्म होकर रनिंग के पिस्टन को कमज़ोर कैसे करता है। कंप्रेसर टर्मिनल से ब्लास्ट क्यों हो जाता है। कंप्रेसर का टर्मिनल या कॉन्टैक्ट पॉइंट जो होता है वो स्पार्क होने की वजह से, ओवरहीट होने की वजह से कार्बन पकड़ लेता है या तार जल जाता है, वो क्यों होता है, क्या वजह होती है। एक सबसे बड़ा वजह जो है उसको मैं मैकेनिकल भाग में समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप देख सकते हैं ये जो सामने हमारा जो डायग्राम में दिख रहा है, इसमें फिलहाल में मैं रोटरी कंप्रेसर बनाया हूँ। तो स्प्लिट एसी का, कोई भी कंपनी का स्प्लिट एसी हो, कंप्रेसर रोटरी है या रेसिव है, रेसिप्रोकेटिंग है। रोटरी में हीट होकर बंद हो जाता है, ओवर हीट होकर बंद हो जाता है। बट रेसिप्रोकेटिंग में क्या होता है कि कंप्रेसर का अंदर का जो सेफ्टी वाल्व होता है वो खुल जाता है प्रेशर ज़्यादा होने के बाद या ओवर हीट होने के बाद, और लो और हाई साइड का जो प्रेशर है इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाती है। तो इस मशीन में मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि वो क्या रीज़न होता है, किस वजह से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है, कंप्रेसर ओवर हीट होता है, रनिंग कैपेसिटर को डैमेज करता है, या टर्मिनल से ब्लास्ट हो जाता है, या टर्मिनल का पॉइंट जो है जल जाता है। देखिए, ये हमारा आउटडोर का मैकेनिकल भाग है जिसको मैंने डिजाइन किया। ये एक तरफ से समझिए कि ये पूरा आउटडोर के अंदर ये हमारा आउटडोर है, ठीक है। तो मैं इसमें समझाने का ये प्रयास करूंगा कि कंप्रेसर बार बार गर्म क्यों होता है। देखिए, ये रोटरी कंप्रेसर है, इसका डिस्चार्ज लाइन ये है, इसका सक्शन लाइन ये है। ये यहाँ पे लिखा हुआ आरवी, आरवी का मतलब रिवर्सिंग वाल। रिवर्सिंग वाल का काम होता है गैस के साइकिल को चेंज करना। ठंडी में काम करता है। ठंडी में जब ये स्टार्ट होता है तो आउटडोर यहाँ पे कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, और इवोपरेटर में कंडेंसिंग यानी हीटिंग स्टार्ट हो जाती है जब ये काम करता है। तो इसका कनेक्शन में क्या है, देखिए, इसके कनेक्शन में नंबरिंग क्या होता है, मतलब ऑलरेडी मेंशन किया होता है। 4 लाइन होते हैं इसमें। एक ऊपर का होता है डी, डिस्चार्ज, जो कंप्रेसर से इन होता है। एक होता है ई, इवोपरेटर से जो हमारा रिटर्न आता है। एक होता है सेंटर का, यह सक्शन में जा, सक्शन हमारा कंप्रेसर का सक्शन को जाता है। और एक होता है सी, कंडेंसर। कंडेंसर हमारा जो डिस्चार्ज से जाता है और इस वाल से कंडेंसर में जाता है हमारा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सी वाला पॉइंट हो गया। नॉर्मली क्या होता है कि जब स्प्लिट एसी का कंप्रेसर स्टार्ट होता है, तो ये हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो गैस यहाँ से रिलीज होती है और जाती है रिवर्सिंग वाल्व में। रिवर्सिंग वाल्व से जब हमारा गैस आउट होती है तो इसका फंक्शन कैसा होता है कि जब ये गैस इसके अंदर आती है तो ये गैस यहाँ से इसके अंदर चली जाती है, यानी ये अंदर का जो प्लंजर होता है वो इस साइड में चला जाता है, और ये इधर साइड खुल जाती है। तो जब ये साइड खुलता है हमारा, तो ये गैस जो होती है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ इस कंडेंसर में इन होती है। वो गैस यहाँ से इन होगी और यहाँ से अलग अलग इसका चैम्बर बना हुआ, उस चैम्बर के माध्यम से हमारा इस कंडेंसर में चली जाती है। ये हमारा टोटल कंडेंसर लाइन है, कंडेंसर कॉइल है, और सेंटर में पंखा लगा होता है।
जब इसके अंदर हमारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का गैस आता है तो ये पूरा कंडेंसर हमारा हीट हो जाता है, ओवर हीट हो जाता है। और जब ये पंखा चलता है तो जो हीटिंग होती है बाहर रिलीज होती है, बाहर जब रिलीज होती है तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर हमारा जो गैस है ये यहाँ से इस छोटे छोटे पाइप के माध्यम से एक पाइप में चली जाती है, यहाँ से ये आउट होती है। कंडेंसर से जैसे जब आउट होती है तो अक्सर जब आप स्प्लिट एसी पे काम करते हैं और इस मशीन को खोले होंगे तो जो कंडेंसर से जो गैस हमारा आउट होती है यहाँ पे एक कैपिलरी के माध्यम से इस डिवाइस के अंदर इन होती है। यहाँ पे देखिए ये जो मेन चीज़ है यहीं पे है। ये जो पतले यहाँ पे चलिए ये तो 3/8 का साइज आ रहा है। कंडेंसर से जो आउट हुआ हमारा ये पाइप 3/8 तक यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ से एक कैपिलरी के माध्यम से इस वाल में आते हैं। ये सीवी है, इसका मतलब है चेक वाल। ठीक है, ये चेक वाल का काम क्या है, जो गैस इधर से आएगी वो यहाँ से आउट हो जाएगी, लेकिन ठंडी के मौसम में जब गैस स्टार्ट होगा तो इधर से जो गैस जाएगी वो इधर से नहीं जाएगी, वो गैस इधर से जाएगी। ठीक है, यानी ये चेक वाल्व बंद कर देगा, वन साइड ही खुलता है। गैस ऊपर से जाएगी तो नीचे की तरफ खुलेगा, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ नहीं खुलेगा। तो ये जो एक 3/8 का साइज में भी होता है, हाफ के भी साइज में भी होता है, 5 फीट के भी साइज में होता है, एक तरफ से चेक वाल्व। अक्सर हम लोग पैकेज जैसे में जो चेक वाल्व लगाते हैं वो 5 फीट का ही साइज में आता है। पहले कंपनी हाफ के साइज में देती थी, लेकिन अभी 5 फीट के साइज में आ रहा है। तो ये जो चेक वाल्व है, ये चेक वाल्व गैस जो कंडेंसर से जो गैस आती है वो यहाँ तक जाएगी, यहाँ से कैपिलरी के माध्यम से इसके अंदर इन होगी। तो जब यहाँ इन होगी तो ये चेक वाल्व खुल जाएगा तो फिर ये गैस हमारा सीधे चली जाएगी डिस्चार्ज वाल्व में, और डिस्चार्ज वाल्व से सीधे हमारा चला जाता है इवोपरेटर में। तो कूलिंग हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाती है। होता क्या है देखिए, कि जो गैस हमारा इस रिवर्सिंग वाल्व के अंदर इन हुआ, वहाँ से फिर रिलीज होकर हमारा चला गया कंडेंसर कॉइल में, और कंडेंसर कॉइल से जो गैस हमारा यहाँ आता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कंप्रेसर से जो गैस निकल रहा है और कंडेंसर कॉइल में जा रहा है, क्या उस गैस के अंदर कोई कचरा नहीं होगा, कोई कार्बन नहीं होगा, या कॉपर पार्टिकल नहीं होगा? ज़रूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो मशीन पे बार-बार किसी टेक्नीशियन ने काम किया हो, मैकेनिकल भाग चेंज किया हो, कंप्रेसर चेंज किया, फ्लशिंग किया हो, उसमें कार्बन या कॉपर पार्टिकल गया ही नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अंदाज़ा लगाइए कि वो कार्बन पार्टिकल या कार्बन जो क्या नाम है, कॉपर पार्टिकल जो होता है कंडेंसर के अंदर इन हो गया, वो कंडेंसर से स्टीरेट के पाइप से तो यहाँ तक इजीली आ जाएगा। यानी यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल आसानी से वो जो होता है कि हमारा जो जो डस्ट है यहाँ से रिलीज होके फिर यहाँ तक तो आ जाएगा। लेकिन इस कैपिलरी के माध्यम से बाहर कैसे निकलेगा? होता क्या है कि जो गैस कार्बन और कॉपर पार्टिकल को कंडेंसर से लाकर यहाँ तक रोक देती है, तो ये यहाँ पर आके ब्लॉक हो जाता है। अब यहाँ से 100% गैस हमको बाहर रिलीज होना चाहिए, लेकिन जब ब्लॉक होता है तो मान के चलिए अगर 70% भी अगर या 50% भी अगर यहाँ ब्लॉक हो जाता है, तो गैस का जो फ्लो है कम हो जाता है। तो जब गैस का फ्लो यहाँ से 50% ही आगे होगा, 50% यहाँ रोक देगा, तो होता क्या है कि ये जो 50% जो गैस रुकती है, वो इस पूरे पाइप के अंदर और इस पूरे कंडेंसर कॉइल के अंदर एक हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर क्रिएट करती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कंडेंसर के अंदर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है, तो उसका कंप्रेसर पे क्या इफ़ेक्ट होगा? ज़ाहिर-सी बात है कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा। कंप्रेसर धीरे-धीरे हाई एम्पीयर में जाएगा। जैसे जब हीटिंग नहीं निकलेगा, रिलीज़ नहीं होगा तो कंप्रेसर हाई एम्पीयर में जाएगा। कंप्रेसर हाई एम्पीयर में जाएगा तो इसके टर्मिनल के जो भी लूज़ कनेक्शन है वहाँ स्पार्क होगा या बार-बार हीट होगा। या इस कंप्रेसर में लगा हुआ रनिंग कैपेसिटर, हालाँकि सिंगल फेज़ का कंप्रेसर होता है, तो इसके कंप्रेसर में लगा हुआ रनिंग कैपेसिटर है वो ओवरहीट होगा, बार-बार वो उस पे लोड पड़ेगा तो वो वीक हो जाएगा, या वहाँ से स्पार्क करेगा, या वो जल जाएगा। तो कैपेसिटर भी खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कंप्रेसर ओवरहीट होकर अंदर से टर्मिनल डेड हो जाएगा, इसका भी चांस हो सकता है। या कंप्रेसर ओवरहीट होकर कॉन्टैक्ट पॉइंट छोड़ देगा कुछ देर के लिए, ये भी हो सकता है। या बार-बार हीट होने से, बार-बार गर्म होने से, बार-बार हमारा क्या नाम है कि हाई एम्पीयर में जाने से कंप्रेसर का जो टर्मिनल है हमेशा के लिए डेड हो जाए, ग्राउंडिंग हो जाए, या टर्मिनल से ब्लास्ट हो जाए। ये मुख्य रीज़न होता है कि जो क्या नाम है
कंडेंसर कॉइल से जो गैस हमारा यहाँ तक आती है, यहाँ ब्लॉकिंग होती है। ब्लॉकिंग होने की वजह से ही हमारा हाई प्रेशर क्रिएट होता है, हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है, जो कंप्रेसर का एम्पियर भी बढ़ाएगा, लोड भी बढ़ाएगा, क्या नाम है कि ओवरहीट भी करेगा, और कूलिंग तो जाहिर सी बात है लेस होगी। जब कूलिंग लेस होगा तो आपको शिकायत मिलेगी कि हमको कूलिंग नहीं कर रहा है। तो उसमें कई रीज़न हो सकता है, कंप्रेसर गर्म होकर बंद हो चुका होगा, तो ठंडा कीजिए, फिर कंटिन्यूटी चेक कीजिए, कंटिन्यूटी फिर अगर आ जाता है तो फिर चालू कर दिए, लेकिन फिर गर्म होकर बंद होगा। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि ये जो पाइप आ रही है 3/8 की साइज़ का, और यहाँ पे कैपिलरी जो लगी होती है, कोई भी नंबर लगा होता है, अलग-अलग मशीनों में अलग-अलग नंबर होता है। तो वो जो कैपिलरी है उसको कुछ नहीं, आप यहाँ से निकालिए और इस पाइप से निकालिए। यानी ये पाइप थोड़ा-सा हार्ड होता है, तो थोड़ा चलिए यहाँ से कैपिलरी आसानी से गर्म करके निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं, यहाँ से निकाल दीजिए, हालाँकि उस टाइम आपको गैस हटाना पड़ेगा, पूरा गैस मशीन का हटाना पड़ेगा, ठीक है? हो सकता है आप यहाँ से वाल्व बंद करें, यहाँ से वाल्व बंद करके आप इंडोर में या इंडोर साइड में आप गैस को स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास हुनर है तो, अगर आप उस चीज़ को समझते हैं कि इंडोर में हम कैसे गैस को स्टोर करते हैं, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से कैपिलरी हीट करके बाहर निकालिए, यहाँ से हीट करके बाहर निकालिए, ठीक है? और थोड़ा-थोड़ा अगर जो गैस है उसके अंदर, तो ये वाल्व खोलिए, तो ये जो कैपिलरी है, यहाँ से गैस खुलेगी, तो इधर से तो नहीं जाएगी चेक वाल्व से, लेकिन वो इस कैपिलरी के माध ये भी कैपिलरी है, यहाँ पे कैपिलरी एक बाईपास दिया होता है, जो हीटिंग के पोजीशन में ये काम करता है। तो ये जो गैस इधर से रिलीज़ होगी, वो इस कैपिलरी के माध्यम से जाएगी और यहाँ से निकलेगी, तो जो कैपिलरी यहाँ पे ब्लॉक होता है, इसका मुँह क्या नाम है, इंटर पॉइंट पे, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और क्या है कि जब आप सक्शन से थोड़ा-सा गैस खोलेंगे, सक्शन से जो गैस खोलेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो इधर जाएगा, यहाँ से फिर चला जाएगा इसके अंदर, और कंप्रेसर से फिर आउट होकर डिस्चार्ज में जाएगा, डिस्चार्ज से फिर हमारा चला जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ कंडेंसर कॉइल में चला जाएगा, और कंडेंसर कॉइल का जो गैस है वो यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्लॉकिंग होगा, या कार्बन होगा या कॉपर पार्टिकल होगा, वो यहाँ से इस साइड से निकल जाएगा, और इधर से जब गैस डालेंगे तो ये इधर से निकल जाएगा, फिर आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। या ऐसा भी हो सकता है कि आप इस कैपिलरी का कभी-कभी क्या होता है कि कैपिलरी ब्लॉक है, ब्लॉक होता ही होता है। कभी-कभी ये होता है कि ये चेक वाल्व भी खराब होता है। चेक वाल्व खराब होता है, तो इस कंडीशन में आपको चेक वाल्व चेंज करना होता है। तो ये कूलिंग फंक्शन में ब्लॉकिंग का इश्यू होता है, जो हाई एम्पियर, हाई टेम्परेचर और ओवरहीटिंग, कंप्रेसर को ओवरहीट होकर बंद करने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इस पे हम हीटिंग प्रोसेस को भी समझ सकते हैं, जिसको मैं समझाने का अगले वीडियो में प्रयास करूँगा कि इस पूरे कंडेंसर में हीटिंग प्रोसेस कैसा होता है, हीटिंग कैसे काम करती है, ठीक है? तो इस वीडियो में हमने ये देखने का प्रयास किया कि कंप्रेसर रोटरी है चाहे रेसिप्रोकेटिंग है, गर्म होने का क्या रीज़न हो सकता है? यहाँ ब्लॉक हो सकता है। कैपेसिटर वीक होने का क्या रीज़न हो सकता है? यहाँ ब्लॉक हो सकता है। स्पार्क होता है टर्मिनल पे, उसका क्या रीज़न हो सकता है? यहाँ ब्लॉक हो सकता है। कंप्रेसर का टर्मिनल ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से इसको अच्छे से फ्लश करेंगे या कैपिलरी चेंज कर देंगे, ये भी हो सकता है। तो इसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया, जो कंप्रेसर का डैमेज करने से रिलेटेड है। अगर उस फॉल्ट को हमने समझने का प्रयास किया, तो यहाँ से हम इसको अच्छे तरीके से फ्लश कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं कैपिलरी को, जिससे हमारा कंप्रेसर सेफ रहेगा, कूलिंग प्रोसेस बिल्कुल बेहतरीन होगा, कैपेसिटर भी वीक नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, और हमारा मशीन भी बिल्कुल ठीक-ठाक चलेगा। उम्मीद है इस वीडियो में आपने बहुत कुछ जानने का प्रयास किया होगा। थैंक यू वेरी मच।